स्वागत है आपका एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का टॉपिक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का भाई हमने लगभग 6 चैप्टर रिवीजन कर लिए थे, तो ये मैंने आज लिया है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे परिवहन और संचार। इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट काफ़ी है, ये चैप्टर काफ़ी क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो, देखते हैं इसमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समरी में देखते हैं हम क्या आता है। रेल लाइनों का वर्गीकरण। आपको पता होगा हमारे देश में जो रेलवे का ट्रैक होता है उसकी चौड़ाई जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक तो बड़ी होती है, एक मानक होती है जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं, एक मीटर यानी जो छोटी गेज की होती है। बड़ी गेज की होती है 1.5 मीटर, ठीक है, या इससे अधिक हो सकती है। जो मीडियम होती है मानक जिसे बोलते हैं 1.44 है और 1 मीटर की ये दे रखी है ये। तो आपको ये बस ध्यान रखना है, कोई खास इसमें से क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में। ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे समरी की प्रैक्टिस। समरी जब हम पढ़ लेंगे तो आगे के जो क्वेश्चन होंगे हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम अपना टॉपिक देखते हैं। वस्तुओं, जैसे कि नाम है ना चैप्टर का, परिवहन। वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। यानी जिससे वस्तु और व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो परिवहन है। ये सारी चीज़ें यार आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। आधुनिक समय में हम देखें तो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन की क्रियाओं और व्यापार के लिए परिवहन के साधनों का होना एक आवश्यकता बन गई है। यानी आज के टाइम पे ये हमारी एक ज़रूरत बन गई है, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि परिवहन की कई विधाएं होती हैं। जैसे देखो, आपको पता है जल परिवहन होता है, स्थल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है। जल में स्थल, जमीन पे वायु, आसमान पे। इस तरीके से इससे क्या करते हैं, यात्राएं की जाती हैं, सामान लाया जाता है, यात्री माल वगैरह ये सारी चीज़ों का परिवहन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सड़क परिवहन सर्वाधिक उपयोग में आने वाला परिवहन है। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो होता है इसकी उपलब्धता सबसे ज़्यादा होती है सड़क परिवहन की। सड़कें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की होती हैं। किसी भी देश की जो आर्थिक स्तर का पता लगता है हमें वहाँ की सड़कों की गुणवत्ता की। अगर हम देखेंगे किसी विकसित देश की बात करेंगे, विकसित देश जैसे कि बात कर रहे हैं हम अमेरिका, तो आप देखोगे अमेरिका जो होगा वहाँ की सड़कें जो होंगी वो बहुत बेहतर होंगी। सड़कें ही बता देती हैं उस देश का हाल। ठीक है, जहाँ पे कच्ची सड़कें होंगी जाहिर सी बात है कि वहाँ पता लग जाएगा कि वो डेवलप नहीं है, वो देश समृद्ध नहीं है। लेकिन जहाँ पे सड़कें और सुविधाएं होंगी उससे पता लग जाएगा कि ये देश डेवलप और समृद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगला पॉइंट है रेल मार्ग। बहुत बड़ी मात्रा में यात्रियों और माल लाने ले जाने के काम आता है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। तो जो रेलवे होता है, रेल मार्ग होता है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों को और माल को लाने ले जाने की सुविधाएं होती हैं। पार महाद्वीप रेल मार्ग उन रेल मार्गों को कहते हैं जो महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर में मिलाते हों। अब बात करते हैं, महाद्वीप आ रहा है बार बार, तो महाद्वीप क्या होता है? आपको पता है वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं? आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उन महाद्वीप का मतलब क्या होता है कि आपको पता है, जैसे मैं आपको डेफिनेशन दूं कि समुद्र से घिरा हुआ है सारा एरिया। समुद्र से घिरे हुए एरियो में कुछ भूखंड है यानी जमीन के टुकड़े हैं। ऐसे विशाल जमीन के टुकड़े जो कि समुद्र से घिरे हुए हैं, महासागरों से घिरे हुए हैं, और उनमें कई सारे देश आ जाते हैं, उनको महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जोड़ा जाए जिस रेल मार्ग से, उसे कहा जाता है पार महाद्वीप। महाद्वीप यानी महाद्वीप पार, मतलब महाद्वीप को पार कर रहे हैं। ये रेल मार्ग जो होते हैं किसी महाद्वीप देश के कृषि क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जल परिवहन देखते हैं। जल परिवहन जो होता है वो एक सस्ता साधन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। आपको पता होगा कि आज से पहले जब ये हवाई जहाज वगैरह नहीं होते थे तब भी यात्राएं होती थी। यात्राएं कैसे होती थी? तब उससे पानी के जहाज़ से होती थी। ठीक है, पानी का जहाज़ पहले था, क्योंकि ये अंग्रेज़ वगैरह जो हमारे देश में आए थे ये भी पानी के जहाज़ से आए थे, और व्यापार वगैरह में भी क्या होता था, पानी का जहाज़ का इस्तेमाल होता था। यानी जो जल परिवहन होता है वो सबसे सस्ता होता है। सस्ता क्यों होता है? आपको पता होगा कि अगर हम वर्ल्ड का मैप ले लें तो पूरे में क्या है, महाद्वीप महाद्वीप महाद्वीप, बीच बीच में महाद्वीप है,
और चारों तरफ से उनको जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? महासागरों से जुड़ रहे हैं वो, यानी महासागर से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे जाना, इस तरीके से कहीं पे भी जाना आसान होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है भाई, इनमें ना खर्चा, वैसा खर्चा नहीं आता है जैसा सड़क मार्ग में आएगा या फिर वायु मार्ग में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो पानी जो होता है, पानी पे कोई सड़क थोड़ी ना बनानी पड़ती है। पानी पे सड़क नहीं बनानी तो यानी कि वे बनाने का, जो रास्ता बनाने का जो खर्चा होता है वो बच जाता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि समुद्र जो महासागर वगैरह हैं वो एक दूसरे महाद्वीप को जोड़ देते हैं, तो वहाँ से जाना भी आसान होता है। फिर संचार की क्रियाएं जो होती है उसमें सूचनाओं का उनके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। डाक सेवाएं, टेलीफोन, तार, फैक्स, इंटरनेट, उपग्रह संचार, ये सब क्या है? संचार के प्रमुख साधन है। ये सिर्फ हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन पे आएंगे तब वहाँ पे अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। अब चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ से हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है कि यातायात के शीर्ष एवं गर्त का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे दो शब्द पढ़े हमने, एक शीर्ष है, दूसरा है गर्त। जो गर्त होता है वो कमी को दिखाता है और जो शीर्ष होता है वो बढ़ोतरी को दिखाता है, यानी कि इजाफा को दिखाता है, यानी कि इंक्रीज, और ये डिक्रीज को दिखाता है। तो यातायात का शीर्ष यानी यातायात जब बढ़ जाए, यातायात का गर्त यानी यातायात जब घट जाए, यानी कि जब नगर की सड़कों पर यातायात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। लेकिन जिस टाइम पे यातायात कम हो जाता है उसे गर्त बोलते हैं। तो आपको ये याद रहेगा हमेशा। सीमावर्ती सड़कें किन्हें कहा जाता है? दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, सीमावर्ती सड़कें किन्हें कहा जाता है, इनका क्या महत्व है। किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो इंटरनेशनल उसका बॉर्डर होता है, सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ठीक है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी मान लो कि ये किसी देश का बॉर्डर है, इस बॉर्डर के साथ साथ मान लो आसपास जो सड़क जा रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा सीमावर्ती सड़कें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के सघन रेल मार्गों से युक्त दो प्रदेशों के नाम बताने। अर्जेंटीना आपने सुना होगा, पंपास, ब्राजील के कॉफी उत्पादक देश। पंपास क्या होता है? पंपास है घास के मैदानों का नाम, घास के मैदान। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। यानी अर्जेंटीना के पंपास और ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश, ये क्या हैं? ये हैं दक्षिण अमेरिका के जो सघन यानी बहुत घने रेल मार्गों से युक्त प्रदेश हैं। इसके बाद देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास सामने स्क्रीन में है कि जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, दक्षिण अफ्रीका में रेल मार्गों को विकसित होने के प्रमुख कारण क्या है। जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे रेल मार्गों के विकसित होने के प्रमुख कारण क्या है। देखो आपको पता होगा सोने और हीरे जैसे बहुमूल्य खनिज यहाँ पे पाए जाते थे, तांबा खनन वगैरह यहाँ पे होता था, तो इसीलिए क्या है वहाँ पे रेल मार्ग वगैरह बनाए गए और इसीलिए वहाँ पे क्या है? रेल मार्ग विकसित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पनामा। पनामा नहर के दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाहों के नाम लिखो। जो पनामा नहर है उसके दोनों सिरों पर जो बंदरगाह हैं उनके हमें नाम बताने हैं। कोलोन अटलांटिक महासागर, पनामा प्रशांत महासागर। तो दोस्तों कुछ चीज़ें तो हमको रटनी पड़ेंगी, जैसे ये था पांचवा क्वेश्चन, तो ये दो चार चीज़ें आपको याद कर लेना है थोड़ा बहुत, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इजी सा क्वेश्चन है, आंतरिक जलमार्ग किसे कहते हैं? बहुत आसान है, नदी, नहर, झील, तटीय क्षेत्रों में होने वाले जल परिवहन को आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। जैसे कि देखो दोस्तों, कोई देश है, मान लो ये कोई देश है, ठीक है, इस देश के अंदर जो समुद्र से, नहरों से, नदी से, जो भी कह लो आप, तट वाले क्षेत्रों में जो भी मतलब परिवहन हो रहा है जल मार्ग के द्वारा, उसे आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क घनत्व शब्द की परिभाषा बतानी है। सर्वाधिक सड़क घनत्व किस महाद्वीप में है? तो सड़क घनत्व का अर्थ होता है यानी कि प्रति 100, यहाँ पे हजार की बात नहीं हो रही, यानी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की लंबाई देखी जाती है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क मार्गों की लंबाई क्या है। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है,
वर्ल्ड में जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, सबसे ज़्यादा अधिक सड़क के घनत्व वाला देश। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको याद रखनी पड़ेंगी, तो ये है याद करने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर जो है उसके प्रत्येक सिरे के समुद्री पत्तनों को बताना है। स्वेज नहर जो है उसके प्रत्येक सिरों के समुद्री पत्तनों के नाम बताना है। तो पोर्ट स्वेज, पोर्ट सईद। दोस्तों जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तब मैंने काफ़ी मतलब उस टाइम पे ये जो मेन पॉइंट होते थे मैंने लिख रखे थे, तो मुझे याद हो जाते थे लिख कर। लेकिन अब आपके पास समय कम है, अगर आपने पहले से लिख रखे हैं क्वेश्चन और ये पॉइंट वगैरह तो आपको याद आसानी से हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे से नहीं लिखा है दोस्तों तो थोड़ा सा आपको याद करने में दिक्कत आ सकती है। 9वां क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है वो कौन सा है। तो आपको ये अटलांटिक समुद्री मार्ग हमेशा याद रखना, अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। इसको वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जा सकता है। इसके बाद है कि रूस का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। वोल्गा, डॉन है इसका नाम, डॉन नदी। डॉन नदी जलमार्ग जो है वोल्गा, ये है। ये क्वेश्चन मुझे अभी तक याद है। इसके बाद आता है साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। साइबर स्पेस, साइबर स्पेस इंटरनेट जो होता है दोस्तों वो विद्युत तरंगों द्वारा निर्मित कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यहाँ पे क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सूचनाओं का एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है इंटरनेट के जरिए। और आपको पता होगा कि इंटरनेट 100 से अधिक देशों के लगभग 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में सफल रहा है। यानी कि इंटरनेट, अगर आज मैं अपने घर पे बैठ कर पढ़ा रहा हूँ और आप ना जाने कहाँ से हैं आप पढ़ रहे हैं, तो ये भी जो एक देन है ये भी एक इंटरनेट की देन है, ठीक है। इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने संदेशों को यहाँ बैठे बैठे मिनटों में व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ठीक है, और ये यूट्यूब वगैरह हैं, ट्विटर, इन सब के जरिए हम क्या कर सकते हैं अपने संदेशों को भेज सकते हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बेहतर है, यानी रेल परिवहन से ज़्यादा बेहतर होता है सड़क परिवहन। स्पष्ट करो। सड़क परिवहन में क्या होता है दोस्तों व्यक्ति और वस्तुओं को घर तक पहुंचाया जा सकता है, जबकि रेल मार्ग उन्हें एक निश्चित स्थान तक ले जा सकता है। मान लो देखो कोई व्यक्ति है, उसके घर तक, व्यक्तियों के घर हैं, उनके सामने सड़क है, तो वो सड़क मार्ग के द्वारा अपने घर में जा सकता है बाइक से, कार से या जैसे भी। लेकिन जो रेलवे होता है, रेलवे की पटरियाँ होती हैं वो एक निश्चित जगह में ही होती है। अब ये नहीं कि भाई मैं बोलूँ कि मेरा घर यहाँ पे है तो मेरे घर के सामने से रेलवे ले जाओ, क्योंकि मुझे जाने में लेट हो जाता है या ये हो जाता है, या मुझे कहीं और जाना है तो वहाँ पे रेलवे पहुँचाओ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा आप अच्छे से समझते हो इन सारी चीज़ों को। फिर क्या है भाई, सड़कों का जो निर्माण होता है वो पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी हो सकता है, लेकिन रेल मार्ग का जो निर्माण पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कई जगह पे तो नामुमकिन हो जाता है। छोटी दूरियों को तय करने के लिए क्या होता है सड़क मार्ग सही होता है। और आपको पता है सड़क मार्ग का जो खर्चा होता है, खर्च भी कम होता है, यानी लागत भी कम होती है। लेकिन जो रेलवे की लागत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब लागत लगाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है महासागरों की परिभाषा देते हुए इनकी प्रमुख विशेषता बताओ। देखो दोस्तों, जिसके आगे महा लग जाए, महा यानी वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे द्वीप, इसके आगे मैंने महाद्वीप लगा दिया, यानी द्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। सागर है, नॉर्मल शब्द है, लेकिन महा लगा दिया तो यानी कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। मार्ग है, यानी रास्ता सड़क है, लेकिन महा लगा देंगे तो उसका मतलब बहुत बड़ा। समझ गए? तो महामार्गों की परिभाषा में देना है, उसकी विशेषता बतानी है। महामार्ग जो होते हैं दोस्तों वो पक्की सड़कें होती हैं, ठीक है। पक्की सड़कें होती हैं जो दूर स्थित स्थानों को मिलाती हैं। यानी अगर आप हमारे देश में भी देखोगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य तक पूरा का पूरा एक सर्कल बना रखा है, ठीक है दोस्तों, जो कि महामार्गों के द्वारा है। महामार्गों को आबादित यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए इन पर फ्लाईओवर बनाए जाते हैं,
ठीक है। फ्लाईओवर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आबादित हो, यानी कोई बाधा ना आए उसमें, ऊपर से जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, इस तरीके से। यथा संभव लाल बत्ती नहीं रखी जाती, ठीक है, जहाँ तक मतलब पॉसिबल है वहाँ तक रेड लाइट नहीं रखी जाती, क्योंकि जो महामार्ग होते हैं उनको आबाद बनाया जाता है, ताकि उसमें, क्योंकि सफ़र जो होता है वो बहुत लंबा होता है उनमें, एक राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, चौथे राज्य, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र होता है, तो कोशिश की जाती है कि उसको रेड लाइट फ्री बनाया जाए, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो ये है कि ये सड़कें गतिरोधकों से मुक्त और कई लेन वाली होती है, यानी इसमें जो स्पीड को रोकने वाला सिस्टम होता है वो नहीं होता है। यहाँ पे खुली हाईवे जाती हैं गाड़ियाँ बिल्कुल फुल स्पीड में, ठीक है। यहाँ पे कई लेन होती हैं, कई लेनों में बनी होती हैं सड़कें। इनकी जो चौड़ाई होती है वो 80 मीटर होती है। ये सड़कें देश के प्रमुख नगरों पत्तनों को मिलाती हैं। इन सड़कों के किनारों पर रेलिंग नहीं होती है, ठीक है, ताकि कहीं पर भी इनको क्रॉस ना किया जा सके, ठीक है। सॉरी, मैंने नहीं बोल दिया जल्दीबाजी में। इन सड़कों की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, और ये सड़कें देश के प्रमुख नगर जो होते हैं, एक नगर से दूसरे नगर को, दूसरे, ठीक है, पत्तनों को मिलाती है। इनके किनारों पर क्या होता है? रेलिंग लगी होती है, रेलिंग लगी होती है, ताकि इधर से उधर और उधर से इधर ना आया जा सके, ताकि कहीं भी क्रॉस ना किया जा सके। यातायात निर्बाध गति से चलता है फुल स्पीड में। इसके बाद देखो पार साइबेरियन रेल मार्ग, आपको पता है 9322 किलोमीटर, सेंट पीटर्सबर्ग से क्या जोड़ता है? दूसरा है व्लादिवोस्टोक, ये है रूस में। रूस में एशियाई कृषि प्रदेश को जो ये जोड़ता है कहाँ पे? पश्चिमी यूरोपीय बाजार से जोड़ता है। तो ये था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा पार साइबेरियन आता है, विश्व का सबसे बड़ा है, उसमें मार्गों में आता है, इसलिए आपको थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन ये आपकी नज़रों से थोड़ा सा छुप रहा है, मैं इसे दिखाता हूँ, अब आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 21। पनामा नहर ने दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका को किस तरह से प्रभावित किया है? हमें ये बताना है। पनामा नहर जो है उसकी विशेषताएं बतानी है, या पनामा नहर ने दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के विकास में क्या भूमिका निभाई है, इस तरीके से क्या करना है, हमें इन्हें बताना है। मनुष्य द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताएं, ठीक है। तो ये पनामा नहर जो है इसकी विशेषता बतानी है। तो भाई ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2011 में भी आया हुआ है, सीबीएसई में 2009 में भी आया हुआ है, आउटसाइड दिल्ली में भी आया हुआ है, ये सीबीएसई दिल्ली में भी आया हुआ है, ठीक है। 2010 में आउटसाइड में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो पनामा नहर जो है ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में 72 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? एक उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अगर वर्ल्ड के मैप में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से उत्तरी है, दूसरी तरीके से कुछ इस तरीके से दक्षिण है। इन दोनों के बीच में 72 किलोमीटर लंबी नहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क और पश्चिमी स्थित सैन फ्रांसिस्को के मध्य जल परिवहन 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। जब ये बनाया गया था तो इससे क्या हुआ था भाई? 13,000 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया गया था। इसी तरह पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की अगर बात करें हम, तो पश्चिमी तट की दूरी कम हो गई है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट के मध्य आसानी से परिवहन हो जाता है। अब क्या है भाई, साउथ अमेरिका और पूर्वी और पश्चिमी तट जो हैं वहाँ पे आसानी से जाया जा सकता है नहर के जरिए। ये नहर दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ाने में सहायक हुई है। इससे क्या हुआ है? इन देशों के बीच में व्यापार बढ़ा है, ठीक है। तो ये था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, वायु परिवहन जो है कि तीव्रतम एवं आधुनिक साधन है। आपको पता है बहुत तेज जो तीव्र साधन है वो वायु परिवहन है। वायु परिवहन जब आया था तो इसने परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, क्योंकि किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कभी हम आसमान में उड़ेंगे और इस तरीके से उड़ेंगे और इतनी कम समय में इतनी ज़्यादा दूरी को तय कर लेंगे। ये अपने आप में एक क्रांति ला देने वाली बात थी। तो इसके बारे में बताना है भाई। तो देखो दोस्तों, वायु परिवहन आपको पता है एक तीव्रतम साधन है, और इसके कारण क्या है, आज विश्व का कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। यानी दुनिया का कोई भी स्थान कहीं पे भी 35 घंटे से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। इसके द्वारा क्या होता है, मूल्यवान वस्तुओं को, कीमती जो वस्तुएं, जीवन रक्षक दवाएं तीव्रता से कम समय में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जा सकता है। मान लो एक देश में कोई
इमरजेंसी आ गई, वहाँ पे दवाइयाँ पहुँचानी किसी दूसरे देश से, तो जहाज यानी वायुयान के द्वारा जल्दी से पहुँचाया जा सकता है। दुर्गम स्थल जैसे पहाड़ हो गया, दलदल हो गया, बीहड़, जंगल, इन क्षेत्रों में वायु परिवहन द्वारा परिवहन संभव हो पाता है। कि मान लो पहाड़ है, दलदल है, बीहड़ है, ऐसी जगह में कैसे जा सकता है कोई इंसान? तो ऐसे में क्या है कि ये जो हेलीकॉप्टर हो जाएगा, हेलीकॉप्टर, जहाज, इनके द्वारा जाया जा सकता है। और इमरजेंसी में, आपातकाल में एवं युद्ध के समय में वायु परिवहन का जो महत्व होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।